नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनडीएफ न्यू डिफेंस फैकल्टी में। तो स्पेशली एग्जाम्स पर एनडीए एंड यूपीएससी, बट यहाँ पर आज जो टॉपिक शुरू होने जा रहा है वो हमारा फॉर ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम शुरू होने जा रहा है। आज का हमारा टॉपिक कौन सा है? यूनिवर्स एस्ट्रोनॉमी क्वेश्चंस यहाँ पर आज हम देखेंगे। तो पहले इसकी हम थोड़ी सी थ्योरी देखेंगे, इसके बाद में हम इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। बट शुरू करने से पहले सभी लोग क्या करेंगे? वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को शेयर करेंगे एंड सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, फिर हम यहाँ से क्लास चालू करेंगे। देखिए, सबसे पहला हमारा टॉपिक कौन सा आ जाता है? सबसे पहला हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी, यूनिवर्स नोट्स। देखिए, द फर्स्ट लॉजिकल हाइपोथेसिस रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ प्लैनेट्स वाज प्रपोज्ड बाय द फ्रेंच साइंटिस्ट इन बफन इन 1749। इसका मतलब है यहाँ पे जो बफन थे, कौन थे? बफन। बफन मतलब यह एक साइंटिस्ट थे। इनका पूरा नाम क्या था? कास्टे द बफन। इनका पूरा नाम क्या था? कास्टे द बफन। ठीक है, कास्टे द बफन। इन्होंने 1749 में क्या दिया था? अपनी एक थ्योरी दी थी। अपनी क्या दी थी? एक थ्योरी दी थी, परिकल्पना दी थी। किसके बारे में? ग्रहों की उत्पत्ति के बारे में, यानी कि प्लैनेटरिज्म। ठीक है, चलिए। ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ स्टार्स इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स, यानी कि तारे बनने की प्रक्रिया में और ग्रहों ग्रहों के बनने की प्रक्रिया में साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी। इनको जो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है, इनको दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक मोनिस्टिक है, दूसरा डुअलिस्टिक है। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है अद्वैतवादी। इसे क्या कहा जाता है? अद्वैतवादी कॉन्सेप्ट मतलब परिकल्पना। ठीक है, अद्वैतवादी परिकल्पना। इसे क्या कहा जाता है? द्वैतवादी परिकल्पना। क्या कहा जाता है? द्वैतवादी परिकल्पना। ठीक है, चलिए। यानी कि दो तरह के यहाँ पे परिकल्पनाएं देखने को मिलती हैं। एक हमारी द्वैतवादी है, दूसरी अद्वैतवादी है। तो पहला, अंडर द मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट, कांट। कांट क्या थे? कांट गैसेस हाइपोथेसिस एंड लाप्लास नेबुलर हाइपोथेसिस बिकेम मोर फेमस। अब देखो, कांट जो हमारे थे, कांट कौन थे? कांट हमारे साइंटिस्ट थे। कांट भी हमारे क्या थे? साइंटिस्ट थे। तो इनकी जो थ्योरी थी वो कौन सी थी? इनकी थ्योरी यानी कि अद्वैतवादी थ्योरी। और लाप्लास की जो थ्योरी थी, किसके लिए? नेबुलर हाइपोथेसिस की। ये बहुत ज्यादा फेमस हुई थी उस समय पर। अंडर द डुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट, अब द्वैतवादी परिकल्पना के अनुसार चैम्बरलिन, मोल्टोन्स एंड प्लैनेटेसिमल, मतलब जो ग्रहों की उत्पत्ति, जो यहाँ पे जो थ्योरी है, जेम्स जीन्स एंड जेफरीज टाइडल, इन्होंने क्या दिया था? टाइडल हाइपोथेसिस पे वर्क किया था। एंड एच एन रसेल्स बाइनरी स्टार थ्योरी आर इम्पोर्टेंट। और एच एन रसेल की बाइनरी स्टार थ्योरी क्या है? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब देखिए, जो हमारे चैम्बरलिन और मोल्टन थे, इन्होंने प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस दिया। जेम्स जीन्स एंड जेफरीज ने क्या दिया था? टाइडल हाइपोथेसिस दिया था। और एच एन रसेल ने क्या दिया था? बाइनरी स्टार थ्योरी पर यहाँ पे परिकल्पना, अपनी थ्योरी दी थी। ठीक, चलिए आगे देखेंगे। द मोस्ट मॉडर्न थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स इज द बिग बैंग थ्योरी। यानी कि सबसे ज्यादा जो यहाँ पे फेमस थ्योरी है, किसके बारे में? ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में, ग्रहों की उत्पत्ति के बारे में। वो सबसे ज्यादा क्या फेमस है? हमारी बिग बैंग थ्योरी। This theory was proposed by जॉर्ज लेमेंटेयर इन 1927। ये थ्योरी किसके द्वारा प्रपोज की गई थी? जॉर्ज लेमेंटेयर के द्वारा। कब? 1927 में ये प्रस्तुत की गई थी। बाद में रॉबर्ट वैगनर एक्सप्लेन दिस थ्योरी इन 1967। बाद में जो जॉर्ज वैगनर आए थे, ठीक है, एक रॉबर्ट वैगनर आए थे, इन्होंने 1967 में अपनी थ्योरी दी हुई थी। अबाउट 15 बिलियन ईयर्स एगो, कब? 15 अरब वर्ष पहले। द एंटायर यूनिवर्स वाज कंसंट्रेटेड एट अ वेरी हॉट एंड डेंस पॉइंट। यानी कि कहा जाता है कि 15 अरब साल पहले पूरी पृथ्वी पर क्या था? बहुत ज्यादा घने गैस के बादल हुआ करते थे। ड्यू टू एक्सट्रीम कंसंट्रेशन, अब बहुत ज्यादा फोर्स के कारण अ सडन एक्सप्लोजन अकर्ड। क्या होता है? एक सडन, अचानक जो है एक एक्सप्लोजन होता है, नहीं कि एक विस्फोट होता है। आफ्टर भी, जिसके बाद में मैटर सेपरेटेड इन ऑल डायरेक्शन। जो मैटर यानी कि जो पत्थर थे, कण थे, धूल के कण थे, वो सब क्या हो गए? अलग अलग जो है भागों में, दिशाओं में डिवाइड हो गए। दिस मैटर इज नाउ सीन इन द फॉर्म ऑफ
अब जो ये सारी जो है ये देखे जाते हैं अब गैलेक्सीज़ जो अब जो है किनके बारे में तो गैलेक्सीज़ के रूप में इनको देखा जा सकता है। ठीक है? यही जो पत्थर वगैरह ये सब जो नहीं इकट्ठा हो गए अलग-अलग जगहों पर विस्फोट के कारण। ठीक है? अगला पॉइंट क्या कह रहा है द कंबाइंड फॉर्म ऑफ इनफाइनाइट ग्रुप्स ऑफ गैलेक्सीज़ जो इनका कंबाइंड फॉर्म है, जो अलग-अलग तरह के यानी कि अनगिनत जो गैलेक्सीज़ बन गए, इज़ कॉल्ड द यूनिवर्स। इन्हीं से ही मिलकर क्या बना है हमारा ब्रह्मांड बना हुआ है। It is the estimated that there are about 100 बिलियन गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स। ऐसा माना जाता है कि पूरे यूनिवर्स में यानी कि पूरे ब्रह्मांड में 100 अरब गैलेक्सीज हैं। कितनी हैं? 100 अरब गैलेक्सीज हैं। ईच गैलेक्सीज कंटेन्स अबाउट 100 बिलियन स्टार्स और हर गैलेक्सी में कितने हैं? 100 अरब तारे हैं। अवर गैलेक्सी इन विच आवर सोलर सिस्टम इज लोकेटेड। अब जो हमारी गैलेक्सी है जिनमें हमारा सोलर सिस्टम है कॉल्ड द मिल्की वे जिसे हम लोग क्या बोलते हैं मिल्की वे में बोलते हैं या इसे क्या बोलते हैं हम लोग दुग्ध मेखला बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? दुग्ध मेखला इसे बोलते हैं। गैलेक्सीज आर फाउंड इन डिफरेंट शेप। अब जो हमारे जो तारे हैं वो अलग अलग जो है आकार के पाए जाते हैं। कुछ एलिप्टिकल होते हैं, कुछ स्पाइरल होते हैं और कुछ इरेगुलर होते हैं। लेकिन 2005 में द स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप प्रोवाइडर जो स्पिट्जर थे इन्होंने क्या किया था एक टेलीस्कोप प्रोवाइड किया। टेलीस्कोप के जरिए जो है एक एविडेंस दिया कि हमारी जो मिल्की वे हैज स्पाइरल शेप कि वो कैसी है? एक स्पाइरल है। कैसी है? एक स्पाइरल है। ठीक है? द यूनिवर्स इज़ मेड अप ऑफ काउंटलेस गैलेक्सीज़। अब पूरे यूनिवर्स में क्या है? अनगिनत तारे हैं, अनगिनत गैलेक्सीज़ हैं। ऑन एवरेज यानी कि एवरेज के तौर पे देखा जाए ईच गैलेक्सीज़ कंटेन्स मिलियंस ऑफ स्टार। हर गैलेक्सी में करोड़ों तारे हैं, अरबों तारे हैं। फॉर्म्ड फ्रॉम नेबुला मेड ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम और जिससे क्या नेबुला और जो इसके हाइड्रोजन और हीलियम के मिलने से ही बनते हैं। ठीक है? चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है। अगला पॉइंट है स्टार्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स दैट कॉजेस गैस एंड डस्ट क्लाउड्स टू कंडेंस इनटू अ स्फेरिकल शेप। देखो अब जो स्टार हैं जो तारे बनने की जो प्रक्रिया है वो क्या होती है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होती है कि जब जो है धूल के कण और गैस के कण क्या होते हैं आपस में जाके स्फेरिकल शेप धारण करते हैं यानी कि गोल-गोल घूमते हैं फिर लीडिंग टू हाई टेम्परेचर और उनके बीच में क्या होता है टेम्परेचर क्रिएट होता है एंड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन और यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है इस वजह से तारों का निर्माण होता है। इन द अर्ली स्टेज यानी कि सबसे प्रथम अवस्था जो होती है स्टार डेवलपमेंट पहले तारावय बनता है। ठीक है? अब प्रोटोस्टार इज फॉर्म्ड आफ्टर व्हिच एंटर्स द मेन सीक्वेंस जैसे एक बच्चा होता है ना छोटा बच्चा जन्म लेता है वैसे ही तारा भी एक क्या होता है जैसे कोई नया तारा बना, ठीक? उसके बाद में फिर जिसे हम लोग क्या बोलते हैं प्रोटोस्टार, ठीक? अब इसके बाद में एंटायर मेन सीक्वेंस फिर बच्चा क्या होता है बड़ा होता है। बच्चा क्या होता है? बड़ा होता है। अब जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे-वैसे तारा भी क्या होता है सीक्वेंस स्टेज उसके भी स्टेजेस आती रहती हैं। A star like the sun remains the stage about 10 बिलियन ईयर्स यानी कि एक जो सूर्य के समान जो तारा होता है उसकी एज कितनी होती है 10 अरब साल होती है। कितनी होती है 10 अरब साल। आफ्टर दिस इसके बाद में हाइड्रोजन फ्यूल बिगिंस टू गेट एग्जॉस्टेड तो हमारा क्या होता है कि जो 10 अरब तारे होते हैं, इसके बाद में हाइड्रोजन का जो फ्यूल है, वो क्या होता है खत्म होना शुरू हो जाता है। अब जब खत्म होना शुरू हो जाता है एंड द स्टार मूव्स टुवर्ड और फिर जैसे देखो अब बच्चा बड़ा हो गया, बच्चा बड़ा होने के बाद वो क्या होता है फिर उसकी वृद्धावस्था आने लगती है ना, उसकी वृद्धावस्था आने लगती है। उसी तरह से इसमें तारे की भी क्या होनी शुरू हो जाती है वृद्धावस्था आना शुरू हो जाती है और ये मृत्यु की ओर आगे बढ़ता रहता है। ठीक? आगे देखिए द लाइफ स्पैन ऑफ स्टार डिपेंड्स ऑन इट्स साइज। अब जो लाइफ होती है इसकी तारे की वो जो लाइफ होती है तारे की वो किस पे डिपेंड करती है इसके आकार पे डिपेंड करती है। अ स्टार ऑफ वन सोलर मास हैज अ लाइफ स्पैन ऑफ अबाउट 10 बिलियन ईयर्स यानी कि एक जो औसत तारा होता है उसकी आयु कितनी 10 बिलियन साल होती है यानी कि 10 अरब साल तक होती है।
लार्जर स्टार्स हैव शॉर्टर लाइफ यानी कि जितने बड़े तारे होते हैं उनकी लाइफ उतनी ही छोटी होती है। अ स्टार 50 टाइम्स लार्जर देन द सन यानी कि कोई भी तारा हो जाता है 50 गुना बड़ा हो जाता है। लाइव ओनली अ फ्यू मिलियन जो कि कुछ ही मिलियन साल तक जीता रहे। बाकी उसके बाद क्या हो जाता है उसकी एनर्जी खत्म हो जाती है और वो तारा विलुप्त हो जाता है यानी कि खत्म हो जाता है। ठीक। आगे देखेंगे अगला। नेक्स्ट पॉइंट है आफ्टर लीविंग द मेन सीक्वेंस स्टेज यानी कि अब हर स्टेज के बाद एक तारा क्या होता है एक वृद्धावस्था में प्रवेश करता है। इट्स आउटर सरफेस एक्सटेंड इसकी जो आउटर सरफेस ये पकड़ने लगती है। इट कूल्स डाउन ठंडा होने लगता है एंड ब्राइटनेस डिग्रीज और इसकी चमक क्या हो जाती है चले जाने लगती है। दिस स्टेज इज कॉल्ड द रेड जाइंट ये क्या कहलाता है रेड जाइंट कहलाता है। फॉर स्मॉलर स्टार छोटे तारे के लिए रेड सुपर जाइंट जो क्या कहता है रेड सुपर जाइंट कहलाता है। फॉर लार्जर स्टार्स यानी कि बड़े तारे के लिए आफ्टर द नोवा और सुपरनोवा एक्सप्लोजन अ स्टार रीचेस वन ऑफ द फाइनल स्टेज। अब देखो और ये नोवा और सुपरनोवा के होने के बाद एक तारा क्या करता है फाइनल स्टेज पर पहुंच जाता है जहां से वो अब खत्म होने वाला होता है। ब्लैक डॉर्फ न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल इन्हें हम किस नाम से जानते हैं ब्लैक डॉर्फ के नाम से जानते हैं न्यूट्रॉन स्टार के नाम से जानते हैं या फिर ब्लैक डॉर्फ यानी ब्लैक होल यानी कि ब्लैक होल के नाम से इसे हम जानते हैं। ठीक। आगे देखेंगे अगला कौन सा है। अब देखो स्मॉल स्टार्स लाइक सन यानी कि छोटे तारे जैसे सूर्य आफ्टर द रेड जाइंट लाल दानों के बाद स्टेज द नोवा एक्सप्लोजन क्या होता है नोवा एक्सप्लोजन होता है। ये देखो लाल दानों के रूप में ये बन जाते हैं मतलब ये बहुत बड़े होते हैं। ठीक है। इफ द रिमेनिंग मास इज विद इन 1.44 सोलर अच्छा उसका रिमेनिंग मास कितना है 1.44 सोलर मास के बराबर है। द स्टार बिकम्स अ व्हाइट डॉट तो तारा क्या बन जाता है सफेद बौने के रूप में बन जाता है। एंड फाइनली अ ब्लैक डॉट और बाद में अंत में क्या हो जाता है एक ब्लैक डॉट यानी कि काले तारे के रूप में निर्माण में परिवर्तित हो जाता है और उसकी एनर्जी क्या होती है पूरी तरह से खत्म हो जाती है और यहाँ से तारे का अंत हो जाता है। ठीक। मीडियम साइज का जो स्टार होता है आफ्टर द सुपर रेड जायंट यानी कि जो सबसे बड़ा लाल दानव बन जाता है। स्टेज एंड सुपरनोवा एक्सप्लोजन जहां भी क्या होता है सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है। इफ द रिमेनिंग मास इज बिटवीन अगर उसका बचा हुआ मास कितना है 1.44 से लेकर 3 तक का है द स्टार बिकम्स तब वो क्या बन जाता है हमारा न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है। क्या बन जाता है न्यूट्रॉन स्टार यहाँ पे वो बन जाएगा। अगला पॉइंट क्या कह रहा है लार्ज साइज यानी कि सबसे बड़े आकार के तारे आफ्टर सुपरनोवा यानी कि सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद इफ द रिमेनिंग मास इज मोर देन 3 सोलर मास यानी कि जो उसका बचा हुआ अवशेष है वो उसका द्रव्यमान अगर देखा जाए तो कितना 3 सोलर मास से ज्यादा है। द स्टार बिकम तब वो क्या बन जाता है ब्लैक होल बन जाता है। क्या बन जाता है वो ब्लैक होल बन जाता है। ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। इंडो इंडियन अमेरिकन फिजिसिस्ट सुब्रमण्यम चंद्रशेखर इन 1930। अब जो हमारे जो फिजिसिस्ट थे कौन सुब्रमण्यम चंद्रशेखर 1930 में इन्होंने डिटरमाइन द लिमिट ऑफ 1.44 सोलर मास इन्होंने एक लिमिट बताई थी कि ये क्या होती है 1.44 सोलर मास होती है। स्टार्स विद मास बिलो दिस लिमिट बिकम व्हाइट। अब अगर कोई भी तारा है जिसका मास जो है 1.44 सोलर मास से कम है तो वो क्या बन जाएगा सफेद बौना तारा बन जाएगा। while those above it becomes neutron stars और black holes। अगर कोई भी तारा इस मास से ऊपर है यानी कि 1.44 सोलर मास से ज्यादा है उसका रिमेनिंग पार्ट तो वो क्या बन जाता है हमारा ब्लैक होल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। दिस लिमिट डिपेंड्स ऑन द रिमेनिंग मास और ये लिमिट जो है वो डिपेंड करता है कि उसपे कितनी मात्रा बची हुई है आफ्टर द एक्सप्लोजन के बाद। इट इज बिलीव्ड दैट ऐसा माना जाता है कि स्टार्स अप टू 8 टाइम्स द मास ऑफ सन लीव बिहाइंड रिमेंस नियर द लिमिट भाई लार्जर स्टार देखो इसमें क्या कह रहा है ऐसा माना जाता है कि स्टार यानी कि 8 गुना बड़ा होता है। ठीक है सूर्य से 8 गुना बड़ा होता है। जबकि जो छोटा तारा होता है वो क्या करता है लीव मोर मैसिव यानी कि वो क्या करता है अलग मैसिव इमेज दैट में बिकम ब्लैक और जो बाद में क्या बन जाता है हमारा ब्लैक होल के रूप में परिवर्तित हो जाता है जब उसकी एनर्जी वगैरह सारी खत्म हो जाती है तब। इसके बाद में अगला क्या है अ ब्लैक होल हैज एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स दैट एब्जॉर्ब्स एवरीथिंग इवन लाइट। अब देखो जो ब्लैक होल होता है वो क्या है बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है उसके पास ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा होता है। ठीक। ये क्या करता है एब्जॉर्ब करता है चीजों को अपनी ओर खींच लेता है यहाँ तक कि प्रकाश को भी अपनी ओर ये खींच लेता है।
एनी ऑब्जेक्ट पासिंग नियर इट कैन नॉट एस्केप, यानी कि इससे पास से गुजरने वाली कोई भी चीज़ उससे बच नहीं सकती। वो क्या करता है? सबको अपनी ओर खींच लेता है। इवेंचुअली इट श्रिंक्स इंटू अ वेरी स्मॉल पॉइंट, और बाद में क्या होता है? धीरे-धीरे, धीरे-धीरे सिकुड़कर एक पॉइंट के रूप में बन जाता है। द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट ब्लैक होल वाज़ गिवन बाय चंद्रशेखर, यानी कि सबसे पहली थ्योरी जो है ब्लैक होल के बारे में किसने दी थी? चंद्रशेखर ने दी थी। कब दी थी? इन 1935 में। He presented his research starting that white dwarf stars cannot increase their mass, यानी कि उन्होंने अपनी जो अपनी रिसर्च थी वो प्रेजेंट की थी कि जो सफेद तारे होते हैं ना, सफेद बौने तारे, वो क्या करते हैं? कैन नॉट इंक्रीज देयर मास, अपना मास नहीं बढ़ा सकते बियॉन्ड द सर्टेन लिमिट, यानी कि कुछ उनकी लिमिटेशंस होती हैं, एंड इवेंचुअली कोलैप्स, और ये क्या हो जाता है? कभी कभी ये गायब हो सकते हैं। ठीक, ही वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 1983। अब इनको जो है 1983 में क्या दिया गया था? एक फिजिक्स का नोबेल प्राइज दिया था, लेकिन उसमें दो लोगों का हिस्सा था। कौन था? विद ए डब्ल्यू ए फाउलर, जो इसमें कौन से थे? डब्ल्यू ए फाउलर भी इसमें शामिल थे, जिन पर पूरा पूरा अधिकार था, यानी कि पूरा मेडल जो है, जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, वो दोनों लोगों को प्राप्त हुआ था, बराबर बराबर। ठीक, आगे देखेंगे नेक्स्ट। ये क्या कह रहा है? आफ्टर अ सुपरनोवा एक्सप्लोजन, यानी कि सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद अ स्टार रीचेस इट्स फाइनल, एक तारा है सबसे, यानी कि सबसे फाइनल स्टेज पे पहुंच जाता है, जहां पर वो क्या होने खत्म होने लगता है। 10 इस प्रकार अ सुपरनोवा इज अ एक्सप्लोसिव स्टेज ऑफ डाइंग स्टार। सुपरनोवा क्या है? एक मृत्यु के कगार पर खड़ी हुई सिचुएशन होती है किसी भी तारे के लिए। दिस द सन इज वन ऑफ द 100 बिलियन स्टार इन मिल्की वे। अब जो सूर्य है वो हमारे कहाँ पर, यानी कि 100 बिलियंस ऑफ स्टार्स इन मिल्की वे, वो जब अपने रूम में जाता है तो उसको जो है 100 इसके ये क्या कहता है? सन इज वन ऑफ द 100 बिलियन, यानी कि सन जो है 100 बिलियन स्टार्स मिल्की वे का एक पार्ट है। ईच स्टार इन अ गैलेक्सी रिवॉल्व्स अराउंड द गैलेक्टिक सेंटर। अब देखो हर एक तारा क्या करता है? अपने जो है ब्रह्मांड में क्या करता है? वो परिक्रमा लगाता रहता है अपने केंद्र से। द सन इज अबाउट 30,000 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम द गैलेक्टिक सेंटर। अब देखो गैलेक्टिक सेंटर से पृथ्वी सूर्य की दूरी कितनी है? 30 लाख प्रकाश वर्ष। ठीक है, कितनी है? 30 लाख प्रकाश वर्ष है। एंड मूव्स एट अ स्पीड ऑफ 220, और ये इसकी जो गति है वो कितनी है? 220 किलोमीटर पर सेकंड है, इतनी तेज स्पीड से ये चलता है। इट टेक्स अबाउट 225 एंड 250 मिलियन ईयर्स टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन, यानी कि अब कितना? ये 225 से 250 मिलियन साल लगते हैं इसको अपना एक चक्कर पूरा करने में। ठीक, आगे देखिए, विच इज कॉल्ड द कॉस्मिक, इसे क्या कहा जाता है? कॉस्मिक ईयर भी इसे कहा जाता है। ठीक, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इज इन 1 ईयर इन वैक्यूम इज कॉल्ड अ लाइट ईयर, यानी कि बिना हवा के प्रकाश की चाल कितनी होती है? ये क्या कहलाती है? वैक्यूम इज कॉल्ड, एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। ठीक है, इसके बाद में इट इज यूज टू मेजर डिस्टेंस बिटवीन स्टार, इसका उपयोग क्या है? डिस्टेंस बिटवीन स्टार्स, यानी कि दो तारों के बीच की दूरी नापने में इसका प्रयोग किया जाता है। वन लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.461 इंटू 10 टू द पावर 12 किलोमीटर। अब एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है? 9.461 इंटू 10 टू द पावर 12 किलोमीटर इसकी दूरी होती है। ठीक, इसके बाद में इफ द मास एक्सीड द चंद्रशेखर लिमिट, अगर जो है जो उसका द्रव्यमान है चंद्रशेखर लिमिट से पार चला जाता है, यानी कि वेट, इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट एट द स्पीड। अब जो स्टार्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्टार्स, वो मूव हो जाते हैं, लीविंग बिहाइंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, आगे देखिए, दिस फॉर्म अ न्यूट्रॉन स्टार और पल्सर, इसे ही क्या कहा जाता है? न्यूट्रॉन स्टार कहा जाता है, या फिर इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? पल्सर के नाम से इसे हम जानते हैं। ठीक, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट। अब जो है अगला पॉइंट क्या कह रहा है? अ क्वेसर इज अ वेरी ब्राइट सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, ये देखो एक होता है हमारा पल्सर, दूसरा क्या है? हमारा क्वेसर है। ये क्या इमिट्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, इसके पास बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। अ ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट अपीयर इन अ डेफिनेट पैटर्न इन द स्काई इज कॉल्ड द कॉन्स्टेलेशन। ठीक है, यानी कि तारों का एक समूह जो है, जो एक एक पाथ में जो है
चलता रहता है हमेशा एक रास्ते पर पूरे आसमान में, ये क्या कहलाता है? इसे कॉन्स्टेलेशन कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, यानी कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो देयर आर बी 88 कॉन्स्टलेशन, यहाँ पर कितने 88 कॉन्स्टलेशन हैं। द पोल स्टार यानी कि जो ध्रुव तारा होता है इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन, हमेशा कब कहाँ पर चमकता है? उत्तर दिशा में ये चमकता है और उत्तर दिशा को ये दिखाता रहता है। ठीक, आगे देखेंगे नेक्स्ट। अगला पॉइंट हमारा क्या है? अगला पॉइंट है प्रॉक्सिमा सेंचुरी इज द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ आफ्टर द सन, यानी कि सूर्य के बाद जो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है वो हमारी सबसे नजदीकी उपग्रह है, नजदीकी है। दूसरा है बेटलगूज, इट द सेकंड हाईएस्ट ब्राइटेस्ट स्टार इन द वन ओरियन कॉन्स्टेलेशन एंड इज लोकेटेड अबाउट 427 लाइट ईयर्स अवे। ठीक, मतलब क्या करा, जो बेटलगूज है वो दूसरा सबसे चमकता हुआ तारा है पूरे ओरियन कॉन्स्टेलेशन में, जो कहाँ पर स्थित है? अबाउट 427 प्रकाश वर्ष दूर है यहाँ से। इट वाज द फर्स्ट ऑब्जर्व इन 1836 बाय सर जॉन हर्शल। ये कब जो है 1836 में सर जॉन हर्शल के द्वारा इसकी खोज की गई थी। एंड 1995 द हबल टेलीस्कोप कैप्चर्ड दिस, जबकि 1995 में हबल टेलीस्कोप जो था उसने इसकी पहली जो है इमेज निकाल कर दी थी। क्या दी थी? पहली इमेज इसे निकाल कर दी थी। अगला, स्टार्स रिवॉल्व अराउंड द नॉर्थ एंड साउथ, जो तारे हैं हमेशा नॉर्थ टू साउथ ही क्या करते हैं? ये रेवोल्यूशन करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। ठीक, आगे हैं celestial poles parallel to the celestial equator। ठीक, the celestial poles are located above the, जो celestial poles है वो कहाँ पर? यानी कि above the earth geographical, कहाँ पे लगाना चाहिए? जो अर्थ के geographical poles पे लगाना चाहिए। And the celestial equator lies above the earth's equator, और जो celestial life है वो क्या है? above the earth's equator के बराबर। ठीक, चलिए आगे देखेंगे अगला। यहाँ से शुरू हो जाते हैं हमारे क्या क्वेश्चन आंसर। ठीक है।